So now हमारे यहाँ पे अगर लैब वाला सिस्टम है कि हमें क्वालिटी चेकिंग करनी है तो वो गुड्स डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, जो वॉचमैन ने चेकिंग किया था और नोट इशू करता है उसे कहते हैं गुड्स रिसिप्ट नोट, GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट, कि गुड्स रिसीव्ड हो गया है। GRN के साथ में वो चीज हमारी जाती है उस लैब के अंदर सैंपल टेस्ट होता है और अगर लैब उसे पास कर देता है तो वो चीज देन हमारे पास जाएगी स्टोर कीपर के पास में। ठीक है, तो देखिए मटेरियल है, जब रिसीव होता है ना ही परचेज डिपार्टमेंट आकर के उसे देख रहा है और ना ही आपका स्टोर कीपर उसे यहाँ पे आकर के देख रहा है। अगर ये एक्सेस हमने परचेज डिपार्टमेंट और स्टोर कीपर को ही दे दी तो वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपने आप ही गुड्स को कम कर दे, या फिर मान लो परचेज डिपार्टमेंट एक्सेस नंबर ऑफ गुड्स मंगवा सकता है। ठीक है, कि आप मुझे क्या करना, 4,000 नहीं 5,000 का भेज देना, 1,000 मैं पहले ही बाहर साइड में रख लूंगा और बिल मैं उस अकॉर्डिंग बना करके दूंगा। तो हर एक पावर का वो क्या कर देते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर सेग्रीगेशन कर देते हैं ताकि ना तो फ्रॉड्स हो पाए ना ही एरर्स रह पाए। ठीक है, तो अब मेरा जो गुड्स है वो मेरा स्टोर के अंदर पहुंच गया है। तो ऑडिटर क्या करता है, अब ऑडिटर जो नॉर्मल तो आपने पढ़ लिया कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो आपने पढ़ा भाई फिगर्स डिटरमाइन किए उसने कि करेक्टली लिखे या नहीं लिखे, कुछ एविडेंसेस जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं भाई, परचेज बिल, इंश्योरेंस कवर नोट, ट्रांसपोर्टेशन बिल, ये सब चेक किया, GST एक्ट के रूल्स चेक कर लिए क्योंकि GST भी लग रहा था। ठीक है, स्टोर लेजर के अंदर क्वांटिटी भी देख लिया, पर यूनिट रेट भी चेक कर लिया। अब इसके अलावा भी मेरे पास में इस चीज को देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है जो मैं चेक कर सकती हूँ। ये चीज ध्यान देना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एविडेंसेस ऑडिटर और चेक कर सकता है इस ट्रांजैक्शन की चेकिंग के लिए। देखिए सबसे पहले मैंने परचेज रिक्विजिशन नोट भेजा था, मिला था मुझे परचेज रिक्विजिशन नोट कि आपको इतना नंबर ऑफ गुड्स चाहिए, इसका परचेज रिक्विजिशन नोट भेजा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को। तो मैं वो परचेज रिक्विजिशन नोट मंगवा सकती हूँ कि इस गुड्स की परचेज की नीड आपको थी या नहीं थी, इसके लिए मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंफर्मेशन ला के दो, तो मुझे परचेज रिक्विजिशन नोट ला करके दो कि इस चीज का आपको रिक्वायरमेंट था भी या नहीं था। इट इज इंटरनल एविडेंसेस, राइट। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। है ना। परचेज रिक्विजिशन नोट के बाद में मेरे को कोटेशंस मिली थी। यस मैम। इंटरनल एविडेंस है या एक्सटर्नल एविडेंस है? एक्सटर्नल है कि ये जो गुड्स परचेज किए हैं इसके ऊपर आपने, आपके सप्लायर ने आपको क्या प्राइस कोट करके दिया था, है ना। तो वो प्राइस हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, कोटेशंस से भी चेक कर सकते हैं। आपने को कितने नंबर ऑफ गुड्स चाहिए थे ये मैं परचेज रिक्विजिशन नोट से भी चेक कर सकती हूँ, और एक आपने भेजा था उनको परचेज ऑर्डर, उस परचेज ऑर्डर से भी मैं चेक कर सकती हूँ कि आपको कितना नंबर ऑफ गुड्स चाहिए था, आपने ऑर्डर कितना प्लेस किया है और आपको परचेज बिल में रिसीव्ड कितना हुआ है। ठीक है, परचेज ऑर्डर के बाद में ये तीन चीजें नहीं ले रही मैं, ये तीन तो सबको ही पता है। GRN भी चेक कर सकती हूँ। GRN मैंने आपको बताया था गुड्स रिसिप्ट नोट, जो कि मेरा वॉचमैन बना रहा था। ये उसने कब बनाया, एक्चुअल क्वांटिटी कितना रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, एक्चुअल में कितना क्वांटिटी रिसीव्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसने ये गुड्स रिसिप्ट नोट बनाया था। यहाँ पे उसने ना आपके बिल को देखा जो सप्लायर ने इशू किया,
ना आपके परचेज ऑर्डर को के हिसाब से उसने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी, यहाँ पे उसने क्वांटिटी लिखी, रियल में उसका चेकिंग किया था, काउंटिंग किया था कि कितना गुड्स रिसीव हुआ है, और उसके बेसिस पे उसने बनाया GRN गुड्स रिसिप्ट नोट। ठीक है, तो ये भी मैं क्या करूंगी, चेक कर सकती हूँ कि कितना आपका गुड्स रिसीव्ड हुआ। देन मैं चेक करूंगी कि स्टोर लेजर में कितना गुड्स इनपुट किया। ठीक है, तो केवल एक परचेज में मेरे पास में कितने नंबर ऑफ एविडेंसेस है, समझ में आया? ठीक है, परचेज बिल, इंश्योरेंस कवर नोट, ट्रांसपोर्टेशन बिल टी, ये सब तो एक्सटर्नल, मेन एक्सटर्नल हो गए। मेन एक्सटर्नल एविडेंसेस हो ही गए हैं। इसके अलावा भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड आपके इंटरनल कंट्रोल्स के थ्रू मैं इतने सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती हूँ। उनमें से कुछ हो सकता है इंटरनल हो, ठीक है, और कुछ हो सकता है एक्सटर्नल हो। ये इंटरनल एविडेंसेस भी बहुत रिलायबल बन सकते हैं, कब? जब आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इन इंटरनल एविडेंसेस के थ्रू भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग कर सकती हूँ, एग्जामिनेशन कर सकती हूँ, और इनको भी वैलिड मान सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया? मैंने एक ट्रांजैक्शन की चेकिंग के लिए कितने सारे एविडेंसेस यूज लेकर के खुद को सेटिस्फाइड कर रही हूँ। तो मैं हमेशा, मेरा मैनर सेम नहीं रखती कि परचेज बिल से ही वेरीफाई कर लूँ। कभी मैं आपकी कोटेशंस के थ्रू, आपके परचेज ऑर्डर के थ्रू, कभी आपकी GRN के थ्रू, कभी इंश्योरेंस कवर नोट के थ्रू, कभी ट्रांसपोर्टेशन बिल टीज के थ्रू, किसी भी तरीके से मैं आपकी परचेजेस को वेरीफाई कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। क्लियर और नॉट? क्लियर। ये क्लियर सबको अच्छे से क्लियर? मैम एक बार परचेज रिक्विजिशन नोट बता दीजिए। हाँ, परचेज रिक्विजिशन नोट क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है गुड्स का कि उसे इतना नंबर ऑफ गुड्स चाहिए, तो वो स्टोर कीपर से एक बार बात कर करके परचेज डिपार्टमेंट को एक रिटर्न में नोट भेजता है कि मुझे इस रॉ मटेरियल का इतना रिक्वायरमेंट है। उस नोट को हम कहते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट। ओके, ये हमने क्या किया, परचेज के ट्रांजैक्शन की वाउचिंग करी। हर एक ट्रांजैक्शन की मैं इस तरीके से वाउचिंग कर सकती हूँ, पर जरूरी नहीं है कि मैं हर ट्रांजैक्शन में इतने सारे एविडेंसेस देखूं। मेरी इच्छा होगी जो एविडेंसेस मैं आपसे मांग लूंगी। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं जैसे सैलरी के ऊपर, कि सैलरी की वाउचिंग मैं कैसे करूंगी। वाउचिंग मुझे हर एक P&L आइटम की करनी है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि वाउचिंग होती कैसे, इसलिए मैं आपको हर एक चीज की वाउचिंग करना नहीं बता रही कि भाई सेल्स का कैसे करेंगे, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैसे करेंगे, जो मेन होते हैं हमारे पास में, मैं उनका समझा रही हूँ आपको। अब मुझे सैलरी का वाउचिंग करना है, तो अब आप लोग मुझे बताएं, है ना। ये तो मैंने एक आपको बता दिया कि कितना इन डेप्थ जाकर के आपको सोचना है। अब सैलरी के अंदर आपने आज तक क्या क्या पढ़ा है, पहले वो सोचो। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सोचो, सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है। यस, आप लोग जवाब दोगे तो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैम बेसिक सैलरी कितनी क्या है? ओके, और अलाउंसेस, बोनस Allowances, कितने दे दिए जा रहे हैं? ग्रेच्युटी वगैरह। अलाउंसेस, HP पेंशन, एक्चुअली में कितने पेड हुए हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, मैम ग्रेचुइटी, चेक से पेमेंट हुए, कैश से पेमेंट हुआ, पेमेंट कैसे हुआ है, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने में?
नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, ये चीजें, डिडक्शंस, किस बेसिस पे पेमेंट की जाती है? ठीक है। और क्या क्या देखोगे? 50,000 का डिडक्शन में नहीं, वो तो देखो, एक चीज समझो, मैम एक्चुअली में कितना पेड हुआ है, इतना शो कर रखा है उतना ही पेड हुआ है या फिर उससे ज्यादा है उससे तो? एक चीज समझो, ये जो आपने 50,000 रुपए वाली बात कही ना, इसका मतलब समझो। Yes. देखो, एज एन एम्प्लॉयर सोचो, एज एन एम्प्लॉय मत सोचो। आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो सैलरी का कंप्यूटेशन पढ़ा है, वो आपने एज एन एम्प्लॉय पढ़ा है कि एम्प्लॉय की कितनी इनकम हुई और उसका टैक्स उसके ऊपर कितना लगेगा। उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए आप लोगों को बताई हुई है। एचआरए का एग्जामिशन उसे कितना मिलेगा, क्या इसका मुझे कोई मतलब है क्या? मैं किसकी ऑडिट करने आ रही हूँ? नो, आप तो एंटरप्राइज कंपनी के बिजनेस एंटरप्राइज प्रीमाइसेस की, है ना, मैं तो एंटरप्राइज की ऑडिट करने आ रही हूँ, तो उसको कितना टैक्स एग्जामिशन मिल रहा है एचआरए का मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको किसकी तरह से सोचना है यहाँ पे, आपको एज एन एम्प्लॉयर, कि एज एन एम्प्लॉयर जो चीजें आपने उसे दी है वो करेक्टली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डेड है या नहीं है ना। अब मैं एज एन ऑडिटर वो चीजें चेक करने आपके यहाँ पे आ रही हूँ। मुझे क्या कलेक्ट करने हैं? ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि क्या वो जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है वो करेक्टली लिखा है या नहीं लिखा है। तो अब इधर ध्यान से देखिए, सैलरी के लिए मैं सबसे पहले ये चेक करूंगी कि आपकी एंट्री बताते पहले अपन सैलरी की, क्या सैलरी अकाउंट डेबिट, टू बैंक या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। टू बैंक। अगर क्या सैलरी के ऊपर, ये तो सिंपल सी हमने 11th क्लास में जो एंट्री पढ़ी वो मैं अपन ने लिख दी यहाँ पे, से 50,000 रुपए की थी। जब मैं इसका वाउचिंग करने जाती हूँ तो मैं पहले क्या चेक करती हूँ कि आपके ऊपर कौन कौन से एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आती है। मैंने आपको कहा ना, लॉ के बारे में सोचना है। आपके ऊपर पीएफ की एप्लीकेबिलिटी आती है, आपके ऊपर ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी आती है, बोनस की आती है, ग्रेजुएटी की आती है, ग्रेजुएटी की बहुत आती है, है, पेंशन की आती है, बहुत है, पेंशन इतने बहुत है, इतनी आ रही है हमारे ऊपर लाइबिलिटी। ठीक है, तो नाउ ऑडिटर का क्या है सिस्टम कि ऑडिटर चेक करेगा कि भाई आपके ऊपर पीएफ की लाइबिलिटी आती है। तो पीएफ के 2 शेयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर शेयर एंड एम्प्लॉय शेयर। पढ़ा है आप लोगों ने मे बी? यस मैम, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर, दोनों का शेयर होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, यस मैम, है ना। अब मैं ये चेक करूंगी कि क्या आपने उस बंदे का एम्प्लॉय शेयर भी डिडक्ट किया, आपने अपनी तरफ से भी उसको शेयर दिया, और क्या ये चीज आपने गवर्नमेंट को पेमेंट की या नहीं की। गवर्नमेंट को ही पेमेंट करना होता है इसका, यस मैम, चालान बना बोर्ड करके। सेक्रेट करती, तो गवर्नमेंट को आपने इसका पेमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, हर एक, अगर आपने पीएफ एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमें नेक्स्ट डेट की 7th या 10th तक ये पेमेंट कर देना Yes, होता ma'am. है गवर्नमेंट को। तो मैं ये चेक करूंगी क्या आपने ड्यू डेट्स पे ये पेमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, अगर ड्यू डेट पे नहीं दिया तो जो भी इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया या नहीं किया, ये चीज भी मैं चेक करूंगी। ठीक है, अब पीएफ के, ये तो सिर्फ मैंने क्या किया, डिडक्शन का पेमेंट किया। क्या पीएफ के रिटर्न्स भी जाते हैं? अगर पीएफ एक्ट पढ़ा है तो उसके अंदर हमने पढ़ा होगा कि भाई पीएफ के रिटर्न्स भी जाते हैं। तो हम ये भी चेक करेंगे कि आपने रिटर्न्स फाइल किए या नहीं किए। इतनी सारी चीजें, ईएसआई के लिए भी देखूंगी, बोनस के लिए भी देखूंगी, ग्रेजुएटी के लिए भी देखूंगी। जो भी चीजें मुझे अकॉर्डिंग टू द एक्ट देखनी होती है वो हर एक चीज मैं यहाँ पे देखूंगी।
है ना। जितना कंट्रीब्यूशन शेयर मुझे पीएफ एक्ट कहता है कि 9% 12% जितना भी डिडक्ट करना चाहिए उतना ही डिडक्ट किया है ना, कहीं कम तो डिडक्ट नहीं किया, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे चेक करूंगी। ओके क्लियर, फर्स्ट चीज क्लियर, सैलरी के टाइम पे मैं ये सारी चीजें ना, इसका जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री बनना चाहिए वो जर्नल एंट्री सही तरीके से आपने बना करके उसके अंदर सही अमाउंट्स डाल करके एंट्री किया या नहीं किया, ये चीज मैं चेक करूंगी। ये बात आई हमारी एक्ट से रिलेटेड कि सैलरी के ऊपर ये सारी चीजें एक्ट एप्लीकेबल होता है। टीडीएस पढ़ा है? नहीं पढ़ा अभी? ओके हम नाम सुना है सिर्फ। अच्छा, टीडीएस होता क्या है थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे मान लो आप मेरे यहाँ पे एम्प्लॉई हो, ठीक है, आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको मुझसे कोई रेम्युनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है। अगर वो सैलरी आपकी एमएनसीटी से एक्सीड करती है, एमएनसीटी समझते हो ना, मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो 2.5 लाख रुपए मान रहे हैं अभी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अपना टैक्स लग जाता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है तो मुझे आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। उस टैक्स को मैं डिडक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से आपका सोर्स है इनकम का, तो मैं डिडक्ट कर रही हूँ, तो उसे मैं कहती हूँ टीडीएस। और ये टीडीएस मुझे डिडक्ट करके किसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है? आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो इट इज लाइबिलिटी फॉर मी और नॉट? यस मैम, लाइबिलिटी है। जैसे से आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, आपके ऊपर बनता है कि एमएनसीटी को क्रॉस कर रही है आपकी सैलरी, तो मैंने आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो मैंने इसको क्रेडिट किया कर दिया। कितने रुपए की लाइबिलिटी से 5,000 रुपए मैंने आपके डिडक्ट किए, तो मैं आपको कितने रुपए का पेमेंट करूंगी? 45,000 का आपको पेमेंट करूंगी। तो अब एज एन ऑडिटर मैं क्या चेक करूंगी? अगर आप आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा, तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आता है कि आप क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट करेंगे सामने वाले बंदे का, ठीक है। तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो आपको टीडीएस के रिटर्न्स भी फाइल करने हैं, आपको टीडीएस गवर्नमेंट को जमा भी करवाना है। तो क्या आपने ये दोनों काम किए या नहीं किए? एज एन ऑडिटर मैं ये चीज चेक करूंगी। क्लियर, समझ में आया? इसके अलावा टीडीएस चेक कर लिया मैंने, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुइटी सब चेक कर लिया। इसके अलावा मैं चेक करूंगी आपका सैलरी रजिस्टर कि आपके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, आप उन्हें कितना कितना सैलरी देते हैं, सैलरी किस बेसिस पे देते हैं, लाइक डे वाइज दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, अगर बंदा एक दिन एब्सेंट रहा तो आप उसकी वो सैलरी काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपके सैलरी रजिस्टर से चेक करूंगी, ठीक है। इसके बाद में आपने उन्हें पेमेंट कैसे किया, पेमेंट बाय बैंक किया या बाय कैश किया। अगर बाय बैंक कर रहे हो तो मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चेक करूंगी, मैं आपके क्या चेक करूंगी? बैंक स्टेटमेंट्स चेक करूंगी। अगर आप उन्हें बाय कैश कर रहे हो तो आप जो इंटरनली वाउचर्स बना रहे हो वो वाउचर्स मैं चेक करूंगी, ठीक है। तो एक रूल होता है कि जब भी सैलरी का पेमेंट 5,000 से ज्यादा कैश में करते हो, 5,000 तक करते हो तो ठीक है, अगर 5,000 से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है, कैश में हो रहा है, तो उसके ऊपर एक स्टाम्प लगता है, छोटा सा 1 रुपए का स्टाम्प आता है। जो टिकट्स देखे होंगे ना आप लोगों ने, जैसे अपन पोस्ट करते हैं तो एक कोई छोटा टिकट लगा के करते हैं ना, वैसे ही स्टाम्प आता है छोटा सा 1 रुपए का। वो 1 रुपए का स्टाम्प चिपका हुआ होना, पेस्ट हुआ होना जरूरी होता है, और उस स्टाम्प के ऊपर जो बंदा रिसीवर है उसके सिग्नेचर होना कंपलसरी होते हैं, है ना। तो क्या अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो ये दोनों चीजें आपने करी या नहीं करी, ये हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपका पेमेंट का क्या ले रहे हैं? जस्टिफिकेशन ले रहे हैं
कि आपने ये चीज किया या नहीं किया। तो मैंने आपकी सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें चेक कर रही हूँ, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हो रही है तो वो चीजें सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जर्नल एंट्री सही किया या नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था तो डिडक्ट किया या नहीं किया, गवर्नमेंट को जमा कराया या नहीं किया, आपके सैलरी रजिस्टर से मैं चेकिंग कर रही हूँ कि आपने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखे हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल वैल्यूएशन आ रहा है ना, टोटल सैलरी उस रजिस्टर से मैच तो हो रही है ना, पेमेंट टाइमली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है आपके सैलरी के अंदर तो उसका करेक्ट जर्नल एंट्री आपने पास किया या नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा मैं इंक्वायरी भी कर सकती हूँ आपके एम्प्लॉयज से, इंक्वायरी के थ्रू भी मैं ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इतना सारा काम मैं आपकी सैलरी को जज करने के लिए कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं इंक्वायरी करने जाऊं ही जाऊं, ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शनल है कि एविडेंस तक कलेक्ट करने का एक टेक्निक है, मैं जा सकती हूँ, इंक्वायरी कर सकती हूँ, है ना। बट मैम सर का मैसेज आ गया। ओके, बस हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, सैलरी का वाउचिंग कर रहे हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि वाउचिंग किया कैसे जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये टाइप कि सैलरी का वाउचिंग कैसे करोगे, तो किसी भी चीज का आ सकता है ना। नॉर्मली सैलरी का आता है, परचेजेस का आता है, सेल्स का आता है, ये नॉर्मली 3 आते हैं, बट हम इनको फिक्स नहीं कर सकते। मैं तो बोलती हूँ किसी का भी आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग एक्ट के बारे में सोचना है, आपको इनकम टैक्स एक्ट लॉ के बारे में सोचना है, आपको अकाउंट्स के बारे में सोचना है कि ये सारी चीजें ही ऑडिटर जाकर के चेक करता है, तो वो सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये सारा काम वो किसके अंदर करता है, वाउचिंग के अंदर। क्लियर हुआ सबको? मैम जैसा आपने बताया, हाँ मैम जैसे आपने बताया कि वो अपन जैसे सैलरी देते हैं तो उसपे 1 रुपए का वो स्टैंप लगाते हैं, तो वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी ना कोई करता होगा इतना। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपल्सरीली करते हैं ऐसा। अगर सैलरी देखो 10,000 से ज्यादा तो कैश पेमेंट आप वैसे भी नहीं कर सकते हो, है ना, ठीक है। 5,000 से ज्यादा अगर आप कैश पेमेंट करते हो, सैलरी का 8,000 रुपए किसी की सैलरी है और उसको कैश में दे रहे हो, तो आपके ऊपर बाउंडेशन है कंपल्सरीली कि आपको वो स्टाम्प लगाना पड़ेगा और उसका साइन करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख देगा कि कैश पेमेंट्स हो रहे हैं और ये चीज हमारे पास में अनअवेलेबल थी। ओके मैम, ठीक है, चलिए। अच्छा, और कोई किसी को ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर में प्रॉब्लम है या आज के पढ़ाए हुए में किसी में प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।